भी है। आप वो चीज़ देखिए जो आपके लिए अच्छा है, वोट उसे देनी है। आपने दे दी बीजेपी को वोट और आपके पिताजी हैं एक किसान दिहाड़ी मजदूर, वो तो कहीं ना कहीं पिसेगा। वहीं आपके कोई व्यापारी है अच्छा, कल आपको समाजवादी आके भ्रष्टाचार के ऐसा कुछ करने लगे या गुंडागर्दी वापस जैसे कहते हैं गुंडों की सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिरुद्ध चौहान गांव गोहान चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम जिनसे मिलने आए हैं इनका नाम डॉक्टर आकाश चौधरी है और नकुड़ विधानसभा के नकुड़ कस्बे के पास इनका गांव है चंद्रपाल खेड़ी। भाई साहब स्वागत है सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर। सभी को पहले नमस्ते। गांव गोहान चैनल के लिए धन्यवाद कहता हूँ इनका यहाँ आने के लिए। उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीख तय हो चुकी है। एक तरफ गठबंधन है और एक तरफ योगी जी हैं। मैं तीसरे की बात नहीं करूँगा, लेकिन जो पिछली बार जब 2017 से पहले अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे और 2017 में फिर जब यहाँ सरकार बनी तो योगी जी की सरकार बनी। अब चुनाव दोनों में बराबर का मुकाबला है जी। बंगाल में चुनाव हुआ, वहाँ बीजेपी हार गई। अब की बार आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में क्या रहने वाला है? देखिए, इस प्रश्न का जवाब देने से पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा। जैसे हमेशा ही बीजेपी ने क्या किया है, छोटे दलों को ख़त्म कर दिया है। हर एक प्रदेश में, बंगाल हो, कुछ भी हो या उत्तर प्रदेश भी हो, छोटे राजनीतिक दल ख़त्म हो गए हैं। इलेक्शन बीजेपी बनाम किसी और पार्टी, बस दो ही पार्टी। सभी वोटर्स के पास बस दो ही ऑप्शन बचे हैं, या तो बीजेपी के वोट दें या फिर किसी और को, उनके अपोजिट। क्या यही डेमोक्रेसी है? भारत में तो बायलैटरल पार्टी सिस्टम है, इतनी पार्टी हो सकती हैं दुनिया भर की। क्या दो ही पार्टी रह गई हैं? मैं यही सब आते हैं यही प्रश्न पूछते हैं कि बीजेपी जीतेगी या गठबंधन जीतेगा? क्या दो ही पार्टी हैं यूपी में? मैं ये प्रश्न जनता से भी पूछना चाहता हूँ, क्या दो ही पार्टी रह गई हैं? अच्छा, मायावती जी आज इतने एक टाइम था मायावती वही रही उत्तर प्रदेश में, मुख्यमंत्री भी रही उत्तर प्रदेश की, चाहे वो गठबंधन से बनी हो जैसे बनी हो, लेकिन आज उनका इतना वर्चस्व नहीं है। लेकिन गठबंधन जब से जयंत चौधरी ने अखिलेश से हाथ मिलाया है तब से थोड़ा और मजबूती मिल गई है अखिलेश यादव को। उधर से राजभर जी ने हाथ मिला लिया, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं अकेली स्टैंड पर खड़ी है और अकेली गठबंधन के साथ लड़ रही है। जो बीजेपी समर्थक हैं उनका कहना है कि हम अकेले ही भारी हैं, गठबंधन के साथ चाहे 50 और जुड़ जाएं, हम जीतेंगे हम ही उत्तर प्रदेश में। तो आप क्या कहना चाहते हैं और आपकी नकुड़ विधानसभा का क्या रहेगा? देखिए, वो तो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा क्या रहेगा। ऐसे तो पोल्स बहुत आते हैं, वो तो इलेक्शन होता ही इसलिए है कि बाद में पता चले। सभी पार्टी कहती है हमारी सरकार बनेगी, पर सरकार पता है वो तो बाद में ही पता चलेगा जब रिज़ल्ट घोषित हो जाएगा। पर मैं यही बात कह रहा था कि क्या दो ही पार्टी बची हैं, बस बीजेपी बनाम ये। अब क्या बीजेपी के अलावा कोई और दल नहीं रहा या कोई और ऑप्शन नहीं रहा कि या तो बीजेपी या फिर ये तो वही बात होगी कि यस और नो। समझ रहे हो आप मेरी बात? यही सबसे बड़ी समस्या है कि भारत में 10 में से 7 लोग किसी ना किसी राजनीतिक पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं तो वोट भी उसे ही देते हैं। हमने ना समाजवादी का मैनिफेस्टो पढ़ा इलेक्शंस का, ना बीजेपी का पढ़ा। जो पुरानी मैनिफेस्टो हैं बीजेपी के, क्या वो वादे पूरे किए? ये चीज़ हम नहीं देखते। नहीं, हमें बस वोट देनी है, या तो बीजेपी या गठबंधन। कम से कम मैनिफेस्टो तो पढ़िए। मैं वोटर्स को ये बात कहना चाहता हूँ, वोट दीजिए, वोट हमारा अधिकार है, पर सोच के दीजिए। ये नहीं कि हमें या तो बीजेपी को वोट देनी है या गठबंधन को, ये नहीं करना है। मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं हूँ, मैं वो 3 लोगों में से हूँ जो किसी राजनीतिक दल में नहीं है। तो अच्छा, ये बताइए, अभी जयंत चौधरी जी नए हैं और उन्होंने 2022 के 22 संकल्प के नाम से मैनिफेस्टो तैयार किया है। उसमें उन्होंने किसानों की समस्याएं, मजदूरों की समस्याएं और 1 करोड़ युवाओं को रोजगार, क्या कहना चाहते हैं? नए हैं, क्या उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए ये एक सौगात होगी? जयंत चौधरी जी अगर राजनीति में आते हैं और सरकार बनती है गठबंधन की, तो क्या लगता है आपको जयंत चौधरी जी अपने जो वादे उन्होंने किए हैं अपने मैनिफेस्टो में, क्या उनको निभा पाएंगे? देखिए, वादे तो नहीं पता होगा निभाएंगे, पर जो मैनिफेस्टो है उनका बड़ा अच्छा है। किसानों को फ़ायदा होगा, युवाओं को फ़ायदा होगा, क्योंकि हर सरकार की अपनी एक पॉलिसी है। बीजेपी की पॉलिसी कहीं ना कहीं पूरे ही भारत को कैपिटलिज्म की तरफ ले जाने की है। ये पूंजीवादी सरकार है। मैं खुले तौर पे कहता हूँ कि ये पूंजीवादी सरकार है। पूंजीवाद से हमेशा ही किसानों को नुकसान हुआ है, कहीं ना कहीं हमेशा ही। जिस भी देश में देख लो आप, पूंजीवाद है, वहाँ के किसान ख़त्म ही हो गए हैं। धीरे धीरे लोगों ने किसानी छोड़ ही दी है। तो एक दो कंट्री बताइए, जैसे एक दो कंट्री का नाम बताइए जिसके जो आपको लगता है वहाँ पे किसानियत ख़त्म हो गई है, किसानी ख़त्म हो गई है।
मैं एग्जांपल यूएस का दे देता हूँ। वहाँ पे पहले कैपिटलिज्म से पहले के ज़माने में देखना कितने किसान थे और आज कितने किसान बचे हुए हैं। मैं ये नहीं कहता वहाँ की वेल्थ ये भारत से अच्छी है, जीडीपी सब कुछ अच्छा है, ये बात वो अलग विषय है कि कितना वहाँ पे पर कैपिटा इनकम है, वो वहाँ का अलग विषय है। पर नंबर ऑफ फार्मर्स देखिए आप वहाँ पे कितने कम हुए, कितने लोगों ने व्यवसाय वो छोड़ दिया है क्योंकि वहाँ पे टर्शरी सेक्टर आ गया और वहाँ तक जाने में तो भारत को 200 वर्ष लग जाएंगे। आप एक सेकंड में कहते हो कि भारत वहाँ पहुँच जाएगा, ऐसे नहीं होता। पीढ़ी दर पीढ़ी तरक्की होती है। अब मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, मैं कहूँ कि अंगूठे में कुछ इन्फेक्शन हो गया है, एक तो तरीका है कि हम उसका इलाज करें, उसमें पट्टी बांधें, उसको ठीक करें, दवाई दें। दूसरा इसको सर्जिकली आउट कर दे पूरा ही, ना अंगूठा रहेगा ना दर्द होगा ना कुछ, उसको सील दे। तो यही काम बीजेपी सरकार कर रही है। इसी कृषि कानून पर आता हूँ मैं। कृषि कानून लाए, वहाँ पे क्या देखा आपने? मंडियों में कमी है, आज भी कमी है मंडियों में। अब हर किसान ये बात मानता है। इन लोगों ने क्या किया, वो मंडी ख़त्म करके 10 साल में कि हम नई मंडी दे देंगे, ऐसा थोड़ा ही होता है। मंडी में सुधार की ज़रूरत थी, ना कि उसे ख़त्म करने की। लोग समर्थन में बिल अच्छा तो है, पर ये तो देखो ही ख़त्म कर रहे हैं चीज़ों को। सुधार की ज़रूरत है, सुधार की ज़रूरत अभी भी है मंडियों में। बिल लाओ पर सुधार के लिए आओ, ना कि उन्हें ख़त्म करने के लिए। ये बात मैं कहना चाहूँगा। और वही है कि अगर गठबंधन है, गठबंधन की अपनी अलग पॉलिसी है, वो सोशलिस्ट हैं, समाजवादी हैं। तो समाजवादी वही आपको पता ही है क्या पॉलिसी रहती है कि सबके साथ, जो ये नारा असली देते हैं ना, सबका साथ सबका विकास, वो तो समाजवादी का होना चाहिए। कहीं ना कहीं मैं कहूँ कि समाजवादी लोग ही ऐसा चाहते हैं, सबका साथ सबका विकास। आपको तो पता है कैपिटलिज्म क्या करता है। 1% लोगों के पास भारत की इकोनॉमी रह गई है, जो कम से कम 20-30% लोगों को होनी चाहिए था, आज वो 1% पे चली गई है। अडानी को देखिए, 12 बिलियन पे था, आज उसकी वेल्थ मेरे ख्याल से 80 बिलियन हो चुकी है। कैसे हो गई है? अब भारत का लगभग 97% पैसा 1% लोगों पे है, 1% इकोनॉमी पे। अब वो लोग अगर भारत देश छोड़ के भागे तो 70% इकोनॉमी भी चली जाएगी। और ये होता है कि भागे हैं, पहले भी भागे हैं। पहले भी नीरव मोदी, विजय माल्या और भी बहुत सारे लोग भारत से भाग चुके हैं। अच्छा, आपने समाजवादी की बात की। बहुत सारे लोगों का कहना है, सोशल मीडिया पे भी एक प्रचार है कि ये समाजवादियों की सरकार नहीं है क्योंकि इसमें तो परिवारवाद है। आप क्या कहना चाहते हैं? परिवारवाद था, होगा। मैं तो अभी जब से मैंने देखा है, या मैं इसी इलेक्शन से कहता हूँ, बिष्ट जी उनकी जा चुके हैं, वो बीजेपी में जा चुके हैं। क्या बीजेपी के पास और कोई नेता नहीं है? क्यों दे रहे हैं उनकी? जब परिवारवाद है तो उनकी पार्टी के लोगों को टिकट क्यों दे रही है बीजेपी? ये बात बताइए। उन्हीं की भाभी को टिकट दे दिया, और काफ़ी लोग हैं जिन्हें बीजेपी को टिकट दिया। तो परिवारवाद तो अब वो लोग करें, उनको परिवार के लोगों को टिकट दे रहे हैं। परिवारवाद तो अब बीजेपी ने बढ़ाया है। पहले होगा समाजवादी में परिवारवाद, हो मानता हूँ मैं, था या होगा, पर अब देखे ना, अब तो परिवारवाद बीजेपी बढ़ा रही है ना उनका। उन्होंने तो टिकट दिया ही नहीं इस बारी। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं और भी बहुत सारे विषयों पे हम बात करना चाहते हैं। जैसे एजुकेशन का मुद्दा है, क्या आपको लगता है गठबंधन की सरकार आएगी, या योगी सरकार थी पिछली बार, अब तो चली गई योगी सरकार, आएगी अलग बात है। आपको क्या लगता है एजुकेशन पर कितना काम किया गया है और क्या रहा है एजुकेशन का उत्तर प्रदेश में? एजुकेशन पर तो मैं 0 दूंगा, बिल्कुल ही 0। आप किसी सरकारी स्कूल में चले जाओ, कॉलेज में चले जाओ, व्यवस्था आप देख सकते हो। मैं बीजेपी की नहीं, समाजवादी या उससे पहले जो सरकार है उनका भी यही हाल था कि कहीं भी शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया गया। अगर शिक्षा का ध्यान देना तो आप दिल्ली में देखिए, जो आम आदमी पार्टी ने किया है। आम आदमी पार्टी ने कितना अच्छा लेवल दे दिया शिक्षा का सरकारी में। मैं प्राइवेट की बात नहीं करता, प्राइवेट में तो फीस ही इतनी होती है। आप DPS में जाइए, 7,000 रुपये महीने की फ़ीस है। क्या एक किसान दे देगा? वो एक 20 बीघे किसान 7,000 रुपये महीना नहीं भर सकता। 7,000 तो उसका महीने का पूरा खर्च होता है, कहाँ से बच्चे की फ़ीस भरेगा? तो ये तो सरकार को सोचना चाहिए। सस्ती शिक्षा वो तो सरकारी में मिलेगी ना, वो आप डेवलप नहीं कर पा रहे। शिक्षा तो अच्छी है, आप जाइए प्राइवेट कॉलेजों में, प्राइवेट संस्थाओं में जाइए, पर शिक्षा का असली उद्धार कहाँ से होता है? सरकारियों से। क्योंकि भारत का आपको पता है कितना बड़ा तबका गरीब है, वो नहीं भर सकता वो फीस। किसान नहीं भर सकता, आम किसान या एक दिहाड़ी मजदूर नहीं भर सकता। जो दिन के 300 रुपये कमा रहा है, महीने में उसने 9,000 रुपये कमाए, वो 7,000 कैसे बच्चे की फ़ीस भर देगा? अच्छा, मैं बहुत सारी जगह जाता रहता हूँ कि देखिए स्कूल की हालत, पहले यहाँ मिट्टी पड़ी हुई थी, अब पत्थर लग गया और टीचर आ गए। क्या इससे बदलाव हुआ होगा शिक्षा के क्षेत्र में? पत्थर कहाँ पे लगा? आप स्कूल का एक को बताइए, कहाँ पत्थर लगा? मैंने हाँ बहुत सारे स्कूलों में गया हूँ मैं। कल भी मैं कैराना का एक स्कूल था चौतरा गांव में, उन्होंने दिखाया कि हमारे यहाँ पे मतलब मिट्टी पड़ी हुई थी। एक टाइम था पानी भर जाता था, अब चारों तरफ मतलब ये देखिए पक्का हो गया है, ईंटें लगा दी गई हैं और पत्थर भी लगाया। और भी बहुत सारे स्कूलों में मैंने देखा, शामली के बहुत सारे स्कूलों में मैं गया, जसाला में गया,
बलवा में गया और भी बहुत सारे स्कूलों को मैंने देखा कि पत्थर लगा दिया गया है, अच्छी तरीके से पेंट वेंट कर दिया गया है। तो आप क्या कहना चाहते हैं, क्या इससे शिक्षा बढ़ेगी या टीचरों की जो नियुक्ति है उनसे, अध्यापकों की जो नियुक्ति करती है सरकार, उनसे शिक्षा बढ़ेगी? हाँ, ये तो बढ़ेगी अगर अध्यापक की नियुक्ति होती है। पहले जहाँ एक ही अध्यापक था वो सब पढ़ा रहा था, साइंस भी, मैथ्स भी, फिजिक्स, सब चीज़ें पढ़ा रहा था। अब अलग अलग अध्यापक होंगे तो अच्छा है, शिक्षा बढ़ेगी। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा अच्छा तो बच्चों को भी आने में अच्छा लगेगा। पहले जैसे आप कह रहे पानी भरा हुआ था, अब बरसात में क्या पता बच्चे ना आते हो पानी भरने, अब आएंगे। पर एक बात है कि इतनी विधानसभाएं हैं, एक में विकास कर दिया, पूरे का देखिए ना, थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट हर जगह होना चाहिए था। ये बात मैं कहना चाहूँगा। शिक्षा का वहाँ से लीजिए ना आप दिल्ली से, जब दिल्ली की सरकार कर सकती है क्या यूपी की सरकार नहीं कर सकती? बीजेपी नहीं, समाजवादी अगर है क्या वो भी करेगी? आप मैनिफेस्टो में क्यों नहीं देते हैं लोग कि हम अच्छी शिक्षा देंगे? हर बार लिखते हैं पर क्या देते हैं? पहले ये तो देखिए, इतने रोजगार के वादा करते हैं, क्या दिया? किसी भी बीजेपी ने, उससे पहले भी, मैं किसी का वो नहीं कर रहा, उससे पहले भी जो सरकार है क्या उन्हें किया वादा? मैं वोटर्स को कहना चाहूँगा, मैनिफेस्टो अगर दिया है, मान लिया बीजेपी ने ही पिछली बार मैनिफेस्टो दिया, एक बार उसे देखिए वोट देने से पहले, क्या उन्होंने पूरा किया? या समाजवादी को या आप गठबंधन को वोट दे रहे हैं जो उन्हें पहले मैनिफेस्टो दिया था, क्या उसके कितने वादे पूरे करे? उस गणित अंकगणित के हिसाब से आप अपना वोट दीजिए, तब पता चलेगा ना किसकी अच्छी सरकार है किसकी नहीं। ये असली मुद्दा है कि हम उसमें नहीं जाते, बस हम बटे हुए हैं राजनीतिक दलों में। कोई बीजेपी का है, कोई समाजवादी का, कोई बसपा का, कोई आम आदमी पार्टी का, कोई एआईएम का, कोई किसका, सब ऐसे बटे हुए हैं। क्यों बटे हुए हैं? हम जो मूल चीज़ है उस पर ध्यान नहीं देते। मूल चीज़ क्या है? शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, मेन तो यही है। वादे सब करते हैं पर नहीं होता। उसकी जगह क्या आ जाएगा? बीजेपी आ गई, उन्होंने एनकाउंटर कर दिया, चलो अच्छी बात है। थोड़ा एनकाउंटर वैसे तो गलत है खुले तौर पे, ह्यूमन राइट्स का हनन है, पर क्राइम कम हुआ, ठीक है। सुधार, ये बीजेपी का बड़ा अच्छा चीज़ थी कि इन्होंने कहीं ना कहीं सुरक्षा बढ़ाई है यूपी में। पहले जो लोग 6-7 बजे शाम को जाते हुए डरते थे, आज आदमी खुलेआम घूम सकता है। कानून व्यवस्था सुधरी है, ये बड़ी अच्छी बात है। पर और वादे भी तो देखिए, रोजगार के या उसके, उस पर भी खरा उतरना चाहिए था। अब आपको क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बन सकती है? चुनाव के बाद की बात मत कीजिए, अब बताइए आपको क्या लगता है आपके अकॉर्डिंग, और खासकर आपकी जो नकुड़ विधानसभा है, 2 बाहुबली यहाँ क्षेत्र में हैं, भाजपा से और खासकर समाजवादी से। बाकी तीसरे की मैं बात नहीं करना चाहता किसी की भी, क्योंकि 2 ही पार्टी मैदान में खुलकर आई है, बाकी और का ख़त्म हो गई, कैसे हो गया, क्या हो गया। फिलहाल 2 आदमी लाइन में हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? वो तो मैंने शुरू में ही बता दिया, जब विकल्प ही 2 हैं, बीजेपी या गठबंधन, किसी एक की बनेगी। ऐसे ही हर जगह है। ये तो ये सुनो, मैं नहीं, जवाब दीजिए, किसका लगता है आपको क्या रहेगा उत्तर प्रदेश का? अच्छा, उत्तर प्रदेश में आपको क्या लगता है? उत्तर प्रदेश में जो तो जब घोषित होगा रिजल्ट तब पता सभी को चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं। पर वही है, एक ही आनी है तो बीजेपी या गठबंधन, चांसेस पूरे हैं दोनों के। ये तो वही बात होगी भाई, ये तो कटड़ा हो गया, कटड़ी होगी। आप क्या, आप अकॉर्डिंग यू? मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूँ ना। अब अगर मैं बीजेपी का होता तो मैं कहता बीजेपी की सरकार बनेगी। मैं समाजवादी का होता है, गठबंधन का होता तो मैं कहता समाजवादी की बनेगी। मैं उन दोनों का ही नहीं हूँ, तो जो रिजल्ट आएगा वो सामने आएगा, देखते हैं। अच्छा, आप युवा, जो हमारे युवा साथी हैं, हमारे जो यूवर्स हैं, उनको क्या देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं आप उनको एजुकेशन को लेकर? और जो कोई भी एक चीज़, एक मैसेज दे दीजिए जिससे आपको लगता है कि वाकई में ही इस मैसेज से बदलाव होगा। मैं युवाओं को एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि ऐसे मूक दर्शक बन के या आंखों पे पट्टी बांध के ना रहिए। ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है इसे कीजिए बंद, खुद पढ़िए क्या इतिहास है, क्या नहीं है, क्या हमारे लिए अच्छा है, हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हमारा स्टैंड क्या है। सभी पार्टी अच्छी हैं कहीं ना कहीं, किसी का कुछ ना कुछ अच्छा भी है बुरा भी है। आप वो चीज़ देखिए जो आपके लिए अच्छा है, वोट उसे देनी है। आपने दे दी बीजेपी को वोट, और आपके पिताजी हैं किसान, दिहाड़ी मजदूर, वो तो कहीं ना कहीं पिसेगा। वहीं आपके कोई व्यापारी है अच्छा, कल आपको समाजवादी आके भ्रष्टाचार के ऐसा कुछ करने लगे या गुंडागर्दी वापस, जैसे कहते हैं गुंडों की सरकार, वो आ गई, तो आप वहाँ भी सोचिए, अपना स्टैंड लीजिए। मूक दर्शक बन के नहीं रहना, अपना वोट सोच समझ के दीजिए, पढ़ के दीजिए, मैनिफेस्टो देखिए, वादे देखिए, कुछ ना कुछ रिसर्च। आज पढ़ा लिखा युवा है, मैनिपुलेट मत होइए कि उस नेता के पीछे 50 गाड़ी हैं, उस नेता के पीछे 20 गाड़ी हैं। ये मैनिपुलेट नहीं होना है। आप देखिए किसने क्या किया है, कौन अच्छा है क्या नहीं है। और दूसरी बात, ऑप्शंस हैं, यही 2 ऑप्शंस नहीं है, दिया हमें नोटा, नहीं पसंद है दबाओ। अगर आपको कोई भी विकल्प अच्छा नहीं लग रहा, मैं कहता हूँ मुझे कोई विकल्प अच्छा नहीं लग रहा, मैं ये खुले तौर पे कहता हूँ, मुझे कोई भी राजनीतिक पार्टी अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि उनका असली मुद्दा है ही नहीं, बस राजनीति मान है कहीं ना कहीं। तो मैं कहता हूँ नोटा दबाओ,
मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपको जो अच्छा लगता है उसे, पर ऐसे नहीं कि इसके पीछे भीड़ जा रही है तो उसे वोट दे दूँ, इसकी सरकार बनने जा रही है। खुद से दिमाग लगाइए, हर कोई पढ़ा लिखा है। ये बात मैं युवा को कहना। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आकाश चौधरी का हमें समय देने के लिए, और जो संदेश इन्होंने दिया है उस पर आप भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये ज़रूरी है। अगर युवा नहीं समझेगा तो कौन समझेगा। देश युवाओं से चलता है, अगर युवा जो ठान लेते हैं वो होता है। पहले भी चाहे वो भगत सिंह जी रहे हों, सुभाष चंद्र बोस जी रहे हों, और भी बहुत सारे क्रांतिकारी रहे हों, धन सिंह कोतवाल जी रहे हों, विजय सिंह पथिक जी रहे हों, जो भी युवा देश के लिए कुछ करना चाहता है, तो जो इन्होंने संदेश दिया है, जो मैसेज आपको दिया है, उस पर आप अवश्य ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद।